आदमी, एक सुरंग, पीछे अंडरवर्ल्ड, आगे रोशनी, मरी हुई पत्नी जिसे वो मौत के मुंह से वापस ला रहा है। हेडीज ने अंडरवर्ल्ड के राजा ने एक शर्त रखी थी, वो तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी, तुम बस आगे चलो। रोशनी तक पहुंचने से पहले एक बार भी पीछे मुड़कर मत देखना। एक शर्त, एक ही शर्त। वो चलता है। अंधेरा, सन्नाटा, कदमों की आहट उसकी अपनी, यूरिडिस की आहट कहीं से नहीं। हर कदम पर सवाल, क्या वो सच में पीछे है या हेडीज ने धोखा दिया? वो चलता रहता है। रोशनी करीब आती है, सुरंग का मुंह दिखने लगता है। बस कुछ ही कदम और तभी वो रुकता है और पीछे मुड़कर देखता है। एक पल, एक नजर और यूरिडाइस वापस अंधेरे में खिंच जाती है, हमेशा के लिए। ये कहानी ऑर्फियस और यूरिडाइस की, ग्रीक मिथोलॉजी की सबसे हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरी। लेकिन ये कहानी प्रेम की नहीं है। ये कहानी उस एक पल की है जब तुम जानते हो कि पीछे मुड़ना गलत है और फिर भी मुड़ जाते हो। उस रिश्ते की जो खत्म हो चुका है लेकिन तुम रोज उसकी फोटोज देखते हो। उस करियर की जो तुम्हें तोड़ रहा है लेकिन इतना इन्वेस्ट कर दिया सोचकर तुम रोज ऑफिस जाते हो। उस गलती की जो सालों पहले हुई लेकिन तुम रोज रात को वही सीन दोहराते हो। ऑर्फियस ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, तुम हर दिन मुड़कर देखते हो। ऑर्फियस अपोलो और म्यूज कैलियोपी का बेटा, दुनिया का सबसे महान संगीतकार। उसका संगीत पत्थरों को रुला देता था, जंगली जानवर उसके पैरों में बैठ जाते थे, नदियां अपना रास्ता बदल लेती थीं। यूरिडिस एक अप्सरा, खूबसूरत। ऑर्फियस ने उससे प्रेम किया, शादी हुई और शादी के दिन ही एक अपशगुन। हाइमन विवाह का देवता उपस्थित था लेकिन उसकी मशाल धुआं और चिंगारी उगल रही थी। शादी के तुरंत बाद यूरिडिस जंगल में थी। एरिस्टेस एक चरवाहा उसे देखता है, पीछा करता है। यूरिडिस भागती है, घास में एक सांप का बिल, एड़ी पर डंक और यूरिडिस मर जाती है। ऑर्फियस टूट गया, उसका संगीत आसमान से पाताल तक गूंजा। देवता रोए, पेड़ झुक गए और ऑर्फियस ने फैसला किया वो अंडरवर्ल्ड जाएगा, मौत के दरवाजे से अपनी पत्नी को वापस लाएगा। उसने एक गुफा से प्रवेश किया। अपने संगीत से सेर्बरस 3 सिरों वाला राक्षस हो गया। शारोन मृतकों का नाविक उसे स्टिक्स पार ले गया और हेडीज और परसेफनी के सिंहासन के सामने ऑर्फियस ने वो गीत गाया जो अंडरवर्ल्ड ने कभी नहीं सुना था। हार्डेस पत्थर, दिल राजा रो पड़ा, एक काला आंसू, और उसने कहा, ले जा अपनी यूरिडाइस को, लेकिन एक शर्त है, जब तक तुम दोनों जीवित दुनिया की रोशनी में कदम न रख लो, तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। एक बार भी देखा और वो हमेशा के लिए यहीं रहेगी। ऑर्फियस मान गया और चल पड़ा। अटैचमेंट थ्योरी, जुड़ाव जो तोड़ता है। 1950 लंदन। एक मनोवैज्ञानिक जॉन बोल्बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रिपोर्ट लिखता है। विषय बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य। बोल्बी अनाथालयों में रहने वाले बच्चों को ऑब्जर्व करता है और एक पैटर्न पाता है। जब कोई बच्चा अपनी मां या प्राइमरी केयरगिवर से अलग होता है तो वो 3 स्टेजेस से गुजरता है। बोल्बी और उनके सहयोगी जेम्स रॉबर्टसन ने इसे नाम दिया प्रोटेस्ट, डिस्पेयर, डिटैचमेंट। प्रोटेस्ट, बच्चा रोता है, चिल्लाता है, मां को ढूंढता है, वो वापस आएगी, मैं उसे वापस लाऊंगा। डिस्पेयर, बच्चा शांत हो जाता है, लेकिन ये शांति एक्सेप्टेंस नहीं, ये होपलेसनेस है, उदासी, विड्रॉल। डिटैचमेंट, बच्चा भावनात्मक रूप से कट जाता है। जब मां वापस आती है, बच्चा उसे इग्नोर करता है या सुपरफिशियल रूप से ग्रीट करता है, जैसे कोई स्ट्रेंजर हो। बोल्बी ने कहा, यह सिर्फ बच्चों का बिहेवियर नहीं, ये हर उस इंसान का पैटर्न है जो किसी से इमोशनली अटैच्ड है और वो जुड़ाव टूटता है। ऑर्फियस पहले स्टेज में था, प्रोटेस्ट, मैं उसे वापस लाऊंगा, मैं मौत से भी लड़ूंगा। और प्रोटेस्ट सबसे इंटेंस स्टेज है, इसमें इंसान इम्पॉसिबल चीजें करने को तैयार होता है, अंडरवर्ल्ड जाना, देवताओं से भिड़ना, हर हद पार करना। लेकिन प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी कमजोरी, वो आगे नहीं देखता, वो पीछे देखता है। वो खोई हुई चीज पर इतना फोकस्ड होता है कि रास्ता नहीं दिखता। ऑर्फियस अंडरवर्ल्ड से बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहा था लेकिन उसका दिमाग अभी भी यूरिडाइस की मौत के दिन अटका हुआ था। रूमिनेशन, जब दिमाग खुद को चबाता है। 1980s और 90s येल और स्टैनफोर्ड की मनोवैज्ञानिक सूजन नॉलन होक्सिमा एक कॉन्सेप्ट पर डेकेड्स बिताती हैं। रूमिनेशन, चिंतन चक्र। रूमिनेशन बार बार एक ही नकारात्मक विचार को दोहराने की प्रक्रिया है, वही सीन लूप पर दिमाग में चलता रहता है। काश मैंने वो न कहा होता, अगर मैंने उस दिन फोन कर दिया होता, क्यों हुआ ऐसा, मेरी क्या गलती थी। नॉलन होक्सिमा का रिसर्च बताता है, रूमिनेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आगे बढ़ता है, सोल्यूशन ढूंढता है। रूमिनेशन सर्कल में घूमता है, कोई सोल्यूशन नहीं, सिर्फ और दर्द और ओवर थिंकिंग और सेल्फ ब्लेम। और सबसे खतरनाक, जितना ज्यादा तुम रूमिनेट करते हो उतना ही तुम्हें लगता है कि तुम सोच रहे हो, कि तुम प्रोसेस कर रहे हो, लेकिन सच में तुम सिर्फ एक ही घाव को बार बार कुरेद रहे हो। ऑर्फियस सुरंग में चल रहा था, अंधेरा, सन्नाटा, कोई बातचीत नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, और उस अंधेरे में उसका दिमाग घूमने लगा। क्या यूरिडिचे सच में पीछे है? बार बार कुरेद रहे हो, क्या यूरिडिचे सच में पीछे है? क्या हेडीज ने धोखा दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अकेला चल रहा हूं? एक नजर देख लूं, बस एक नजर। रूमिनेशन अंधेरे में पनपता है। जब कोई बाहरी आवाज नहीं होती तो अंदर की आवाजें चीखने लगती हैं, और ऑर्फियस बिल्कुल अकेला था। संक कॉस्ट फैलेसी, इतना इन्वेस्ट कर दिया, अब कैसे छोड़े? 1970 डैनियल कानमन और आमोस ट्वर्स्की बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के फाउंडिंग फादर्स एक कॉग्निटिव बायस खोजते हैं, संक कॉस्ट फैलेसी, डूब लागत भ्रम। संक कॉस्ट वो पैसा, समय या एफर्ट है जो तुम पहले ही खर्च कर चुके हो और वो वापस नहीं आ सकता।
लेकिन तुम्हारा दिमाग ये मानना ही नहीं चाहता कि वो गया तो तुम और इन्वेस्ट करते हो। एक बुरी फिल्म आधी देख ली तो पूरी देखते हो। एक गलत करियर 5 साल दे दिए तो और 5 साल देते हो। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप इतने साल साथ रहे तो अब कैसे छोड़ें। कानमन और ट्वर्स्की ने दिखाया ये रैशनल नहीं है, इकोनॉमिकली बेवकूफी है, लेकिन साइकोलॉजिकली ये सबसे ह्यूमन चीज है, क्योंकि छोड़ने का मतलब है ये स्वीकार करना कि तुमने गलत इन्वेस्ट किया, और वो ईगो को चोट पहुंचाता है, तुम्हारी पहचान को चोट पहुंचाता है। ऑर्फियस कितनी दूर आ चुका था, अंडरवर्ल्ड तक गया, सर्बरस को संगीत से सुलाया, शारोन को पार किया, हेडीज को रुलाया, इतनी लंबी सुरंग लगभग पूरी पार कर ली, और उस पल उसे नहीं लगा कि मैं जीत गया। उसे लगा इतना करने के बाद भी कहीं मैं हार तो नहीं रहा। संक कॉस्ट फैलेसी यही करता है, तुम जितना ज्यादा इन्वेस्ट करते हो उतना ही डर बढ़ता है कि कहीं सब बेकार ना जाए, और वो डर तुम्हें वही गलती करवाता है जिससे सब बेकार जाता है। क्यूबलर रॉस और ग्रीफ। जब एक्सेप्टेंस नहीं आती। 1969। स्विस अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट एलिजाबेथ क्यूबलर रॉस एक किताब पब्लिश करती हैं, ऑन डेथ एंड डाइंग। इसमें वो 5 स्टेजेस डिस्क्राइब करती हैं जिनसे हर इंसान किसी बड़े लॉस के बाद गुजरता है। डिनायल, इनकार, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गलत डायग्नोसिस है, वो वापस आएगी। एंगर, क्रोध, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, भगवान कहाँ था, दुनिया अनफेयर है। बार्गेनिंग, सौदेबाजी, अगर वो वापस आ जाए तो मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा, एक बार और बस एक बार। डिप्रेशन, अवसाद, कुछ मायने नहीं रखता, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा, कोई फायदा नहीं। एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, हाँ ऐसा हुआ और मुझे इसके साथ जीना सीखना होगा। क्यूबलर रॉस ने स्पष्ट किया, ये स्टेजेस लिनियर नहीं है, तुम एक से दूसरे में जा सकते हो, कभी लौट सकते हो, कभी 2 स्टेजेस एक साथ हो सकती हैं। और यही ऑर्फियस की असली ट्रेजेडी है, वो बार्गेनिंग स्टेज में फंस गया। एक और मौका, बस एक शर्त, मैं पूरी करूंगा। लेकिन बार्गेनिंग एक्सेप्टेंस नहीं है, बार्गेनिंग अभी भी डिनायल का ही एक सोफिस्टिकेटेड रूप है। तुम अभी भी लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तुम बस उसे अंडू करने का रास्ता ढूंढ रहे हो। ऑर्फियस ने खुद को यह कभी नहीं कहा, यूरिडिसे मर चुकी है और मुझे इस सच के साथ जीना सीखना होगा। इसके बजाय उसने कहा, मैं मौत को पलट दूंगा, और जो मौत को पलटने निकलता है वो अक्सर खुद को खो बैठता है। अब सबसे पर्सनल सवाल। ऑर्फियस ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तुम हर दिन क्यों मुड़कर देखते हो सकता है तुम्हारा दिमाग किसी पुराने रिश्ते की फोटो स्क्रॉल कर रहा है, हर रात वही स्क्रीनशॉट्स, वही चैट्स, और तुम सोचते हो काश। हो सकता है तुम किसी गलती को बार बार रिप्ले कर रहे हो, अगर मैंने उस दिन वो न कहा होता तो आज सब अलग होता। हो सकता है तुम एक ऐसे वर्जन ऑफ योरसेल्फ को पकड़े हुए हो जो अब एग्जिस्ट नहीं करता। पुरानी नौकरी, पुराना शहर, पुरानी पहचान, और तुम वहीं खड़े हो सुरंग में, अंधेरे में पीछे मुड़कर देख रहे हो। और सबसे बड़ा सवाल, तुम्हारे लिए रोशनी क्या है, वो कौन सी जगह है जहां तुम पहुंचना चाहते हो, लेकिन बार बार पीछे मुड़कर देखने की वजह से नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि ऑर्फियस रोशनी के मुंह पर खड़ा था। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसने फिर भी पीछे देखा। तुम शायद उससे भी पहले रुक गए हो, सुरंग के बीच में, जहां ना अंधेरा खत्म हुआ है न रोशनी दिखती है, और तुम खड़े हो पीछे देख रहे हो। 4 चीजें जो ऑर्फियस कर सकता था। ऑर्फियस अगर साइकोलॉजी पढ़ा होता तो शायद यूरिडाइस को बचा लेता। पहला डिस्ट्रैक्शन, सुरंग में चलते हुए ऑर्फियस को अपना दिमाग व्यस्त रखना चाहिए था। एक गाना गुनगुनाना, कदम गिनना, कुछ भी जो साइलेंस न रहने दे, क्योंकि साइलेंस रूमिनेशन का ब्रीडिंग ग्राउंड है। दूसरा, ट्रस्ट द प्रोसेस। हेडीज ने शर्त रखी, और हेडीज अपनी क्रूरता के बावजूद अपने वचन से कभी नहीं मुकरता था। यह ऑर्फियस जानता था, लेकिन उसने अपने डर को सच से ज्यादा तवज्जो दी। तीसरा, एक्सेप्ट द संक कॉस्ट। अगर ऑर्फियस ने सोचा होता, मैंने अंडरवर्ल्ड तक का सफर तय किया, यह बहुत बड़ी बात है, अब आगे सिर्फ रोशनी है, तो वो जीत जाता। लेकिन उसने सोचा कहीं मेरी मेहनत बेकार न जाए, और वही सोच उसकी मेहनत बेकार कर गई। चौथा, फेस फॉरवर्ड। शारीरिक रूप से अपना चेहरा आगे रखना साइकोलॉजी पर असर डालता है। ऑर्फियस को हर कदम पर खुद से कहना चाहिए था, रोशनी, 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 फोकस आगे, बस आगे। और यही पावर इन पैराडॉक्स है। ऑर्फियस दुनिया का सबसे महान संगीतकार अंडरवर्ल्ड जीत कर आया, और एक पल के डाउट ने सब खत्म कर दिया। बोल्बी ने सिखाया, जुड़ाव टूटने पर प्रोटेस्ट पहला स्टेज है, लेकिन अगर वहीं अटके रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। नोलन होक्सेमा ने सिखाया, रूमिनेशन अंधेरे में पनपता है। कानमन और ट्वर्स्की ने सिखाया, संक कॉस्ट तुम्हें और डुबोएगा, बचाएगा नहीं। क्यूबलर रॉस ने सिखाया, जब तक बार्गेनिंग करते रहोगे एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। लेकिन ऑर्फियस की कहानी सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ऑर्फियस की कहानी एक आईना है। हर बार जब तुम पास्ट की कोई फोटो खोलते हो तुम ऑर्फियस हो। हर बार जब तुम काश कहते हो तुम पीछे मुड़कर देख रहे हो। हर बार जब तुम किसी खत्म हुए रिश्ते, करियर या पहचान को पकड़े रहते हो तुम सुरंग में खड़े हो, और रोशनी बस कुछ कदम दूर है। लेकिन सबसे पैराडॉक्स ये है, ऑर्फियस को जीतने के लिए उसे यूरिडाइस पर भरोसा करना था। उसे ये मानना था कि हाँ, वो मेरे पीछे है, बिना देखे मुझे पता है। और शायद असली प्रेम यही है, बिना देखे भरोसा करना, बिना एविडेंस के विश्वास रखना। ऑर्फियस प्रेम करता था लेकिन भरोसा नहीं कर पाया, और यही हर उस रिश्ते की कहानी है जो डाउट से टूटता है। आज रुककर सोचो, तुम किसे पकड़े हुए हो? कौन सी यूरिडाइस तुम्हारे पीछे नहीं तुम्हारे अतीत में है? और क्या तुम रोशनी की तरफ चलने को तैयार हो बिना पीछे देखे? क्योंकि ऑर्फियस को दूसरा मौका नहीं मिला, तुम्हें अभी भी मिल सकता है। चलते हैं।